उसको कौन ट्रस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन पार्लियामान में जो है वो काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि आज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो बिल पेश कर दिया जाएगा। पहले फैसला हुआ था कि ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, लेकिन आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला नहीं हो सका कि ये बिल जो है आज टेबल किया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि ये बिल जो है वो कल शायद पेश किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि जो लाहौर में बड़ों की बैठक हुई थी उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि अब आइनी कोर्ट की बजाय आइनी बेंच जो है वो बनाया जाए ताकि तमाम जमातें जो हैं वो इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ें और इत्तेफाक राय के साथ जो है वो आइनी बेंच पे इत्तेफाक होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही कोई और पार्टी इस पर एतराज़ करेगी। क्या वाकई ही आइनी कोर्ट से पीछे हट गई है गवर्नमेंट? पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते थे कि आइनी कोर्ट बन के रहेगी और अब जो है मामला चला गया है आइनी बेंच की तरफ। क्या ये सारी प्रैक्टिस जो सारी एक्सरसाइज हुई क्या इसका इख्तिताम जो है आइनी बेंच पे होगा? इस पे हम बात करने जा रहे हैं और फिर अगर ये तरमीम पास होती हैं तो इसका असर क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में? क्या तहरीक इंसाफ को जो है ये सारी तरमीम काबिल कबूल होंगी, ये पोजीशन जो है वो साथ बैठेगी? और फिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो कल मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है कि इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है मुल्कगीर हड़ताल मुल्कगीर जो है एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। इस पर बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम नून से तलक है। इख्तियार भाई शुक्रिया वक्त देने का। हाफिज़ एहसान अहमद साहब सीनियर कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, आपसे कानूनी राय लेंगे। इख्तियार भाई, बात चली थी आइनी कोर्ट की और जो है वो आइनी ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ, पीपल पार्टी ने लीड किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हुए थे कि आइनी कोर्ट बन के रहेगी। अब मामला जो है वो नज़र आ रहा है कि शायद आइनी कोर्ट की बजाय आइनी बेंच बनेगा। थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच भाई। सबसे पहले तो आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत वो इख्तिताम पजीर हुआ और ऑल द आइज़ वर ऑन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान पे लगी हुई थी। और बड़ी बात इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस आपकी और सामईन की सब की तवज्जो मुझे इस पे चाहिए कि एक सुपर पावर तो बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ज़मीन पे सुपर पावर एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। अमेरिका इस वक्त आपकी ना मुखालिफत कर रहा है ना वो आपके काम में टांग गड़ा रहा है। मतलब इसको भी आप खामोश सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सुपर पावर जो है वो चाइना है, जो आपके मुल्क में $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। आपने सऊदीया को देखा, मलेशिया को देखा और मुमलिकत जब आए तो इसकी पाकिस्तान को जो एक तरह तन्हाई में धकेल दिया गया था माजी में, हम उस तन्हाई से निकल आए हैं और हमने अपनी जो हमारा एक मुसम्मम हमारा वजूद है वो हमने दुनिया से तस्लीम करा है, जिस पे मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइनी अदालत की आपने बात की तो देखें, आइनी अदालत की बात आज की नहीं है, ये तकरीबन कोई 2006 की 2007, 8, 6, 7, 8 से काफ़ी पुरानी बात है। और ये इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी कि जो हमारी अदलिया है, जुडिशरी है, उस पर जो बोझ है, उसके कांधों पे जो बोझ है, जो वहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। किसी की बहू बेटी की जहेज का, किसी का नफ़े के केस है, किसी के जायदाद का केस है, किसी पे नाहक कोई कैद काट रहा है, उनको उनके केस सुनने हैं। तो हम चाहते हैं कि आइनी बोझ जो है वो इन अदालतों से साइड पे हो और आइनी अदालत बन जाए। जहाँ तक आपने कहा कि आइनी बेंच की तरफ हम चले गए, तो मैं आपके
शो में ये बात कैटेगोरिकली के मैं कहता हूँ कि हम अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत जो है वो बेंच की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अभी तक हमारा फोकस जो है वो आईनी अदालत ही है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो मेंबर्स हैं, नंबर गेम है वो हमारी कंप्लीट है। मैंने आपके शो में कहा था कि मौलाना साहब कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ पीटीआई के साथ सिर्फ नज़रियाती नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ है, और गुज़श्ता 30 सालों से मौलाना साहब ने उस अकीदे पे जो दर्स हमें दिया है, उस कौम को दिया है, वो किसी को भूलता नहीं है। मैंने दूसरा दावा ये भी किया था कि पूरी नहीं तो आधी पीटीआई इस आईनी तरमीम के हक में वोट देगी। मैंने बताया था आपको, आप देख लेंगे तरमीम आ रही साथ है। तहरीक इंसाफ आप कल जरा पेश होने दें तो आपको सारी सिचुएशन मालूम हो जाएगी। छापे मारे जा रहे हैं जो छापे क्यों मारे जा रहे हैं? पार्लियामेंट लॉजेस पे जो है वो पुलिस घुस गई और जो है वो वहाँ से सेंटर को जो है उठाया। सर मैं एक बात आपको बताऊँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ छापे छापे, जी जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिन पे छापा पड़ता है उनका जो माजी है वो भी फेक प्रोपेगेंडे से भरा पड़ा हुआ है। ये लोग अगवा भी खुद हो जाते हैं, अच्छा, और ये बरामद भी खुद ही हो जाते हैं। आपने अली अमीन गंडापुर साहब को देखा कि जो पूरी पीटीआई जो थी उन्होंने तमाशा लगा दिया था कि जी रियासत ने रियासत पे हमला कर दिया, हमारा वजीर आला अगवा हो गया, और उसके बाद फिर वो खुद ही सामने आ गए, वो असम्बली में नमूदार हुए। तो कुछ छापे जो हैं ये खुद पे पढ़वाते भी हैं और कुछ फेक भी होते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। एक बात अच्छा मैं ऐड करता चाहूँ, ये कहते हैं ना कि हमारे मेंबरान को 20-20 करोड़ और 40-40 करोड़ रुपए की ऑफर होती है। मैं इनको कहता हूँ कि मूंगफली और गंडेरी के भाव आपकी सारी पार्टी में मिल रही है, हमें करोड़ों रुपए खर्च की जरूरत भी आ रही है, तहरीक इंसाफ भी आ गई है। हाफिज साहब आप फरमाइएगा सर, एक तो आईनी कोर्ट अब तक जो है वो आईनी कोर्ट और जो है वो आईनी अदालत बननी थी, उसमें जो है वो तकरीर होनी थी, सारा ड्राफ्ट सारी एक्सरसाइज हो गई। अब बात सामने आ रही है कि आईनी जो है बेंच बना जाए। क्या समझते हैं कि आईनी बेंच और आईनी कोर्ट में क्या फ़र्क होगा? जो मकासद थे आईनी अदालत बनाने के वो बेंच से पूरे हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो ये है कि जो अभी भी बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो जितनी देर तक गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट नहीं लेके आती या कैबिनेट से एक चीज़ पास हो के नहीं आती उतनी देर तक चीज़ें जो हैं कबल अज़ वक्त है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 का जो लॉ बना था उसके अंदर ऑलरेडी लिख दिया गया है कि अगर कोई भी आर्टिकल 184(3) बुनियादी तौर पर इन्हीं के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं, या उसके बाद आर्टिकल 199 से नीचे जो ऊपर आर्टिकल 185 के नीचे जाते हैं, तो वहाँ तो लिखा गया है कि जो भी मामला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगा वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस के जो है मुश्तमिल एक बेंच है जो सुनेगा। तो लिहाजा ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वैलिडेट कर चुकी है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हद तक बात है तो वो तो लॉ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ना भी मौजूद होता तो आपका जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके अंदर चीफ जस्टिस 3 जो मेंबर्स बेंच भी बना सकता है, 5 मेंबर्स भी बना सकता है, 7 मेंबर्स भी बना सकता है, 12 मेंबर्स भी बना सकता है, फुल कोर्ट 17 मेंबर्स भी बना सकता है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए आपको किसी भी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाना है तो उसके लिए है कि चूंकि आपने एक अदालत बनानी है तो उस अदालत के अंदर आपने एक जुरिस्डिक्शन देनी है, और वो जुरिस्डिक्शन ऐसी है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास है उसको आपने डिवाइड करना है या उसको आपने शिफ्ट करना है एक दूसरी अदालत की तरफ। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। और दूसरा ये है कि चूंकि ये मामला सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी आपके लाखों केसेस जो हैं वो लोगों के पड़े हुए हैं। तो उसके अंदर भी ये है कि आपने आर्टिकल 199 का जो बर्डन अगर आपने शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है या पास ऑन करना है, तो उसके लिए भी ये है कि फिर आपको वहां पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चाहिए ताकि एक आम आदमी का जो है
वो केस लगे भी सुने भी। अगर आपने इसी पैटर्न के ऊपर आपने बेंच को रखना है या आपकी यही एक एफर्ट है, नंबर वन ये है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर करना है तो जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वहां पे चीफ जस्टिस कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कर दी है, कोई जरूरत नहीं है कि आप उन चीजों के अंदर जाएं। और अगर आपका ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आया है या हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर 5 या 10 या 15 के ऊपर जाती है, तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीजें चल रही हैं या लोगों के लिए जस्टिस डिलीवरेंस है वो अप टू द मार्क है? वो बिल्कुल नहीं है। क्या पाकिस्तान के आम आदमी की केसेस की सुनवाई होती है? नहीं है। अगर बात सिर्फ 200 या 250 या 300 केसेस की है, अगर 300 केसेस आपका 60,000 है और अगर हाई कोर्ट के अंदर आपके जो हैं तकरीबन 60-70 हज़ार केसेस जो है अगर सारा डालने चाह रहा हूँ हाई कोर्ट से, और वो एक 20 लाख का बर्डन बन रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। और वो मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो आप पर्सनैलिटी से निकालें। वो ना आपको काजी फाइज ईसा के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस मंसूर के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस मुनीब के लिए करनी चाहिए, ना जस्टिस याया अफरीदी के लिए करनी चाहिए। वो आपको करनी चाहिए पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए, इस सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए, इस सिस्टम को फंक्शनल करने के लिए, और इसका वो प्रोडक्ट आपका निकले और जिसकी तरफ आप जाएं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके पाकिस्तान की सिविल कोर्ट तक ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट आए, चाहे आपकी CRPC है, आपकी CPC है। तो सारी की सारी चीजें जो हैं, अगर तो आपने सिर्फ एक हद तक जो है जिस तरफ आप उसके शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आपका फिर 2 ही एरिया रह जाएंगे जिस पे अमेंडमेंट्स आएंगी। वो आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके अंदर जजेस की एलिवेशंस है, या हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है। तो जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट जो है वो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा बिल्कुल नहीं है कि जी अगर पहले 2 बैठे हैं तो 2 पार्लियामेंटेरियंस बैठ जाए, उन्हें क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। या उसके बाद जजेस को निकालना या अकाउंटेबिलिटी का निकालना जो है कि अगर आप उसको जो है प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट जो है आपका फाइनेंशियल है उससे इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी उसका एक आम आदमी का इतना इशू। आम आदमी का इशू ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की अदालत जो है, चाहे सिविल जज है, चाहे सेशन कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, अगर मेरा उससे वास्ता पड़ता है थ्रू पुलिस पड़ता है, थ्रू सिविल मैटर्स पड़ता है, तो मेरे मैटर्स की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और मुझे ये लगे कि अदालत का जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है वो मुझे रिस्पॉन्स करना चाह रहा है। अगर इससे कम अगर आपको बात करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप स्टेटस को के अंदर जो है कुछ चीजों के अंदर कॉस्मेटिकली जाएंगे, और उस कॉस्मेटिकली मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिवली पाकिस्तान का जो इस वक्त ओवरबर्डन सिस्टम है या एक डिसफंक्शनल सिस्टम है उसको आप पेनिट्रेट करके इस मुल्क के आम आदमी की बेहतरी के लिए फंक्शनल करेंगे। चलें हाफिज साहब, यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक, एक मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये फिर सारी प्रैक्टिस का, सारी एक्सरसाइज का फिर फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि आम आदमी तो फिर वहीं रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।